राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंध। आदर्शवादी दृष्टिकोण से संपूर्ण मानव ज्ञान को इकाई की संज्ञा दी जा सकती है। मानवीय ज्ञान की विभिन्न शाखाएं मस्तिष्क में ठीक उसी भांति प्रस्फुटित हो नाना दिशाओं में फैल जाती है जिस प्रकार किसी चक्र की शलाकाएं धुरी से चतुर्दिक निकट का एक वृत्त की रचना करती है। ज्ञान संबंधी यूनानियों की विचार रेखा इसी भांति की थी। यथा प्लेटो साधारण सा प्रश्न उठाता है, कल्याणप्रद या न्यायोचित क्या है? प्रकटता यह प्रश्न केवल नैतिकता से संबंधित है, किंतु इस प्रश्न का सीमा क्षेत्र प्लेटो ने अपने उत्तर द्वारा इतना विराट एवं व्यापक बना दिया है कि वह नैतिकता के विषय प्रदेश में ही सीमित नहीं हो जाता, प्रत्युत अन्य शास्त्रों के सीमा क्षेत्र के अंचलों में प्रवेश करता है। वस्तुतः उक्त जिज्ञासा अच्छा राज्य या समाज का होता है इन शब्दों में अभिव्यक्ति होना चाहिए थी, क्योंकि प्लेटो ने प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए संपूर्ण समाज की रचना, उसकी आत्मा एवं बाह्य रूपरेखा पर विचार किया है। किंतु अच्छा राज्य क्या है यह प्रश्न विशुद्ध राजनीतिक उत्सुकता है, और क्योंकि अच्छे राज्य का निर्माण दार्शनिक राजा ही कर सकता है, अस्तु राज्य की एक अनुमानित योजना बना लेना अत्यंत आवश्यक है। इस अनुमानित योजना अथवा बाह्य रूपरेखा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग को सकारात्मक माना जा सकता है और द्वितीय भाग को हम नकारात्मक कह सकते हैं। इस रूपरेखा के सकारात्मक अंश में शिक्षा की योजना आती है, जबकि नकारात्मक अंश का संबंध संपत्ति एवं विवाह संबंध से है। अस्तु राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र आदि सभी विद्याएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। यही अनेकता की एकता प्लेटो की रिपब्लिक को उपासना गृह, परिवार, विश्वविद्यालय एवं राज्य आदि सभी कुछ बना देती है। निसंदेह अंतोगत्वा ज्ञान की यही विचार रेखा सत्य है, किंतु ज्ञान के विकास में ऐसी जटिलताएं आ गई हैं कि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में ही मनुष्य को विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया। ज्ञान सागर अथाह और असीम है, और यूनानी ज्ञान की विचारधारा के अनुकूल ज्ञानार्जन न करना मानवीय प्रयत्नों के परे है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में विद्या इतनी अधिक केंद्रित हो गई है कि संपूर्ण ज्ञान जीवन भर विद्यार्जन करते रहने पर ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान की शाखाएं एवं उन शाखाओं की प्रशाखाएं आंशिक दृष्टि से इतना बहुल है कि उसमें से एक के ही अध्ययन के लिए विपुल समय की अपेक्षा है। अर्थशास्त्र का ही उदाहरण लीजिए। अर्थशास्त्र ज्ञान की एक शाखा है। ज्ञान की यह शाखा कितनी अधिक प्रशाखाओं में विभक्त है, यदि इस पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखेंगे कि उसमें राजस्व, मुद्रा, विदेशी व्यापार, वाणिज्य, साहूकारी आदि कितने उपविषय हैं। राजनीति शास्त्र में तो केवल अरस्तु और प्लेटो के ग्रंथों पर ही सहस्त्रों उच्च कोटि की इस पुस्तकें लिखी गई हैं।
अंग्रेजी और अमेरिकी संविधानों एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा विधियों के संबंध में लिखी गई पुस्तकों की गणना करना भी कठिन है। अंत में जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि यूनानियों की ज्ञान संबंधी विचारधारा ही सत्य सिद्ध होती है। आधुनिक युग ने ज्ञान के अगणित तंतुओं का जो जाल बुन रखा है, यदि उस जाल के मूल को पकड़ने के लिए हम कमर कस ले तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि समस्त ज्ञान संसार का वास्तविक आधार या तो मनुष्य का मस्तिष्क है या और भी स्पष्ट शब्दों में मनुष्य स्वयं है। यह तत्व ज्ञान ही एक ऐसा संयोगकारी चिन्ह है जो ज्ञान के अन्यथा विभक्त हरितिमय संपन्न ध्रुवा प्रदेशों के संयुक्त करता है। जलवायु, भूमि और उत्पत्ति, इन सब का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। आहार विहार, खान पान, निद्रा, चेतना एवं रोदन हास, इन सब मानवीय प्रक्रियाओं का आधार कोई ना कोई युक्ति होती है। मनुष्य यदि अपनी कर्म शक्ति द्वारा अपने आदर्शों का निर्धारण करता है, यदि यह कथन सत्य है तो यह कहना भी उतना ही सत्य है कि आदर्श मनुष्य के कर्मों का निर्णय करते हैं। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्म और वेदांत, गणित तथा धर्मशास्त्र आदि का परस्पर एवं राजनीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। यह सभी विद्या एक ही मानवीय आत्मा की विभिन्न स्वरूप में होने वाली अभिव्यक्तियां हैं। अखिल मानवीय ज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यथा प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में विस्तृत आंचल में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जीव शास्त्र और भूगोल शास्त्र आदि विषय आते हैं। इसमें से मानव जीवन पर भूगोल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक विज्ञान में ज्ञान की दूसरी शाखा है राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, तर्क शास्त्र, नैतिक शास्त्र और धर्मशास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। हम राजनीति शास्त्र के अन्य शास्त्रों में क्या संबंध है उस पर विचार निम्न प्रकार करते हैं। भूगोल और राजनीति शास्त्र। भौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। भूगोल एक जाति के संबंधों की समीक्षा का या कथन प्रखर रूप से स्पष्ट कर देता है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि भौगोलिक परिस्थितियों एवं वातावरणों की प्रक्रिया शारीरिक गठन पर सबसे अधिक होती है। यद्यपि हम लोगों के निकट ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसकी सहायता से यह सिद्ध किया जा सके कि संस्कृति के निर्माण में वातावरण का कितना हाथ रहता है, तथापि यह तो सत्य है कि भूगोल अस्मरणीय काल से संस्कृत रचना के साधनों का अत्यंत समृद्ध स्रोत रहा है। इतना अवश्य है कि भौगोलिक साधनों का कितना और किस प्रकार उपयोग किया जाए, यह प्रश्न विवादास्पद रहा है। इस विवाद का गाय बड़ी मनोरंजक एवं आदर्श उदाहरण है। कुछ लोग गोमांस खाते हैं और कुछ गोमाता मान उसकी पूजा करते हैं और दूध का सेवन करते हैं। वस्तुतः किसी भी प्राकृतिक प्रदत्त साधन का प्रयोग प्रदेश विशेष के निवासियों के ज्ञान के स्तर एवं प्रचलित लोक परंपराओं पर निर्भर करता है। ज्यों-ज्यों संस्कृति का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों प्राकृतिक संपदा का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ता जाता है। अतीत में जब
नौका निर्माण का ज्ञान मनुष्य ने प्राप्त किया तब वह जलमार्गों का प्रयोग करता था। तत्कालीन युग में किसी भी समाज की धन वृद्धि के लिए जलमार्ग अमूल्य समझे जाते थे। सनय सनय गुब्बारों और फिर आधुनिकतम विमानों का आविष्कार हुआ। विमानों के आविष्कार ने गगन मार्गों के प्रयोग की दिशा के द्वार खोल दिए। विमान चालक में तेल की अपेक्षा होती है, अस्तु इस आवश्यकता ने तेल की कूटनीति को जन्म दिया, जबकि अतीत में नदियों एवं समुद्रों आदि जलमार्गों पर अधिकार बनाए रखने के लिए राजनीतिक शक्तियों जल कूटनीति का प्रयोग किया जाती थी। भूगोल राज्य की भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करता है। निसंदेह यातायात एवं संवादवान के आधुनिकतम साधनों ने संसार के विस्तार को अत्यंत संकुचित कर दिया है, परंतु आज भी सीमांत की राजनीति किसी भी देश के निवासी के क्रियाकलापों का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। प्राकृतिक सीमाओं संबंधी फ्रांसीसी सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दियों में राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व बन गया था। अमेरिका का पश्चिमी सीमांत 19वीं शताब्दी में गंभीर समस्या थी। यही नहीं, इन सब के अतिरिक्त भूगोल किसी भी स्थान विशेष का महत्वांक करता है। सामाजिक संस्थाएं भूगोल से अछूती नहीं बची है। आधुनिक समाज शास्त्रियों ने इधर भौगोलिक प्रतिक्रियाओं को नापने का यत्न किया है। बोदा और मॉन्टेस्क्यू ने भी इस प्रश्न पर बड़ा बल दिया है। बोदा ने राजक्रांतियों के प्रसंग में तो यह तर्क उपस्थित किए है कि प्राकृतिक वातावरण का राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में एवं चरित्र की विशेषताओं को गढ़ने में अत्यधिक हाथ रहता है। उत्तरी प्रदेशों के निवासी शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत सशक्त और स्फूर्तिवान होते हैं, परंतु उनका मस्तिष्क शिथिल होता है और वे दीर्घसूत्री होते हैं। इसके विपरीत दक्षिणात्य कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार कुशल तथा योजना चतुर होते हैं। राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि की दृष्टि से उत्तर दक्षिण के मध्य वाले प्रदेश में रहने वाली जातियां सत्तम गुणों से संपन्न होती हैं। 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू ने सामाजिक विकासवाद के आधार पर सरकार या शासन तंत्र का सिद्धांत स्थिर किया था। साथ ही यह नियम भी बताया था कि शासन तंत्र का स्वरूप और उसकी रूपरेखा न्यूनाधिक मात्रा में उन परिस्थितियों के आधार पर बनती है जो उस देश के भौगोलिक वातावरण में से उत्पन्न होता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी शक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है कि भौगोलिक परिस्थितियां जलवायु, भूमि, राष्ट्रीय स्वभाव और चरित्र के निर्माण में गहरा योग होता है। कला, व्यापार, औद्योगिक उत्पादन, मानसिक और नैतिक स्वभाव, राजनीतिक विधि विधानों का स्वरूप, सामाजिक प्रथाओं एवं लोक परंपराओं, इन सब की प्रतिक्रिया प्रदेश विशेष के निवासियों पर निर्भर होता है। इन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन राष्ट्रीय चरित्र की विशेषताओं एवं उनके अभावों को प्रकट करता है। यह बात निर्विवाद है कि प्राचीन यूनान भौगोलिक रूप से अनेक टुकड़ों में विभक्त होने के कारण राजनैतिक एकता न प्राप्त कर सका। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ी प्रदेश होने तथा चारों ओर से
विदेशों से घिरे होने के कारण वहाँ की राजनैतिक संस्थाओं तथा विदेशी नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर सर्लिगमैन का तो यहाँ तक कथन है कि तथाकथित आंग्ल सैक्सन व्यक्तिनाम वहाँ की जलवायु संबंधी दशाओं का ही परिणाम है, किंतु आधुनिक युग में समाजशास्त्रियों ने उक्त आशय की समस्त विचारधाराओं एवं सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कथन है कि निसंदेह मानव शरीर का गठन इस भांति है कि उसके लिए प्रकृति के अनुकूल रहना अपेक्षाकृत सुगम है और अधिकांशतः मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठता के समक्ष अपना मस्तक नाप कर लेना पड़ता है। लेकिन यदि मानव समाज को प्राकृतिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाए जैसा आजकल है, तो यह अनिवार्य प्रकृति पर विजय लाभ कर अपनी विजय का डंका पीट देता है। मनुष्य भौगोलिक परिस्थितियों का दास न रहकर उसका स्वामी बन जाता है। मनुष्य के बौद्धिक विकास ने उसे प्रकृति के नियंत्रण से रक्षा करने के साधनों एवं उपादानों को एकत्रित करने या निर्माण कर डालने की क्षमता प्रदान की है। अन्य अविकसित बुद्धि वाले जीवधारियों से मनुष्य इसी बात में भिन्न है कि सदैव जीव समाज को जबकि प्राकृतिक अवस्थाओं के सहारे रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तब मनुष्य अपनी रुचि के अनुकूल वातावरण की रचना कर लेता है। इसलिए मानव जीवन पर प्राकृतिक परिस्थितियों से अधिक सांस्कृतिक वातावरण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। राजनीति तथा अन्य प्राकृतिक विज्ञान अन्य किन्हीं भी प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में राजनीति पर सबसे अधिक प्रभाव जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान का पड़ा है। मनुष्य भी एक जीव है और मानव शरीर विज्ञान, शरीर रचना शास्त्र एवं स्वच्छता आदि जीव विज्ञान के ही उपविभाग समझे जा सकते हैं। जन्म मरण के अंक, जाति एवं प्रजनन क्रिया आदि इसके उदाहरण हैं। जीव विज्ञान तथा राजनीति शास्त्र दोनों ही विषय सीमा में आते हैं। जहाँ तक प्राणी विज्ञान का संबंध है, उसके संबंध में तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि राजनीति के मूल तत्व इसी विज्ञान में सन्निहित है। इस दृष्टिकोण से प्राकृतिक इतिहास में जीवों के परस्पर मिलने जुलते से लेकर अब तक राज्य विकास का एक अंग रहा है। दूसरे इस प्रकार की विचारधारा वाले विद्वान भी हैं जिनका मत है कि व्यक्ति की ही भांति राज्य भी विकास का परिणाम है। उनका कथन है कि राज्य की रचना रूपरेखा में मानव शरीर की रूप रचना जैसा ही समानता है और उनका निर्माण कार्य व्यापार तथा अंतः शरीर की भांति ही प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। परिणामतः प्राणी विज्ञान की व्यवस्था और उसका शब्द भंडार राज्य रचना और उसके जीवन के अध्ययन के तथ्यों का साधन बन जाना है। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान प्राणी विज्ञान का रूप धारण कर लेता है। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध तत्वशास्त्री हर्बर्ट स्पिनर ने राजनीति में प्राणी विज्ञान की सहायता ली थी। प्राचीन काल में अरस्तु तक को अंत में यह संकेत मिल गया था कि राज्य क्रमशः विकास का ही फल है। स्पेंसर की प्राणी विज्ञान में अपनी किशोरावस्था से ही अभिरुचि थी। उनका विश्वास था कि प्राणी विज्ञान के सिद्धांत समाज और राज्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। भौतिक विज्ञान का ही राजनीति से कम संबंध नहीं है। भौतिक विज्ञान सदैव से सभी श्रेणी के राजनीतिक विचारकों को प्रभावित करते रहे हैं। स्वयं हर्बर्ट स्पेनर भी इसमें अपनी रक्षा नहीं कर सके थे।
राजनीति और सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र। राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखाओं का परस्पर अध्ययन करते समय समाजशास्त्र का ध्यान सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है, क्योंकि समाजशास्त्र जनक वर्ग की विद्या है। समाजशास्त्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। जैसा कि इस्माइल का मत है कि समाजशास्त्र एक ऐसा मानव विज्ञान है जो मनुष्य के क्रमिक विकास से संबंधित है, जबकि राजनीति शास्त्र सामाजिक इकाई के एक अंग विशेष का अध्ययन करता है। जहाँ राजनीति शास्त्र मनुष्य के सामाजिक संपर्कों का एकांकी विचार करता है, वहाँ समाजशास्त्र समग्र मानवीय व्यापार के अध्ययन का उत्पाद है। अस्तु समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र राजनीति शास्त्र के सीमित क्षेत्र में से कहीं अधिक विस्तार एवं व्यापक है। राजनीति का आरंभ मानव की अधिक विकसित अवस्था से होती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीति का आरंभ वहाँ है जहाँ से मनुष्य अपने आप को एक जागरूक समाज में संगठित करना आरंभ कर देता है। जो सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की राजनीतिक चेतना का अल्पांश में भी है प्रतिनिधित्व नहीं करता, वे राजनीतिक विज्ञान के सीमा क्षेत्र के बाहर भी वस्तुएं हैं। जो संस्थाएं राजनीति के क्षेत्र में नहीं आती, वे समाजशास्त्र और इतिहास का विषय है। प्रगतिशील समाजों में ऐसी संस्थाएं होती है जो राजनीतिक जागरण की अभिव्यक्ति करती है, अस्तु वे राजनीति के अध्ययन का विषय है। इस प्रकार समाजशास्त्र केवल जागृत ही नहीं, प्रत्युत अजागृत सामाजिक कार्य व्यापारों का भी अध्ययन करता है। राजनीति ठीक उसी स्थल से प्रारंभ होती है जिस स्थल पर अरस्तु ने यह कहा था कि व्यक्ति राजनीतिक जीव है, परंतु राजनीति शास्त्र द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मनुष्य किस प्रकार राजनीतिक जीव बन गया है। लेकिन जब हम उक्त दो विज्ञानों के विषय क्षेत्र के बीच विभाजन की रेखा खींचते हैं तो हमें यह विस्तृत नहीं करना चाहिए कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वस्तुतः समाजशास्त्र के ज्ञान को ताक में रखकर राजनीति शास्त्र का अध्ययन आरंभ ही नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र हमें राजनीतिक सत्ता, संप्रभुता एवं राजनीतिक संस्कृति का मूल स्रोत बतलाता है। प्रोफेसर गिडिक ने लिखा है कि जो व्यक्ति समाजशास्त्र न जानता हो उसे राजनीति की शिक्षा देना ठीक उसी भांति है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र या खगोल विद्या की शिक्षा दी जाए जिसे न्यूटन के गति संबंधी नियमों का भी ज्ञान न हो। यही नहीं, समाजशास्त्र के अध्ययन ने राजनीतिक सिद्धांत संबंधी ज्ञान को आधुनिक युग में पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। यही कारण है कि एक टीकाकार ने बलपूर्वक अपना यह मत प्रकट किया था कि राजनीतिक सिद्धांत तथा समाजशास्त्र के बारे में सर्वाधिक विशेष बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांतों में गत 20-30 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं और जो भी विकास की दिशाएं दिखलाई गई है उन सब की ओर समाजशास्त्र ने ही संकेत किया है। राजनीति और इतिहास हमने यहाँ तक देख ही लिया है कि राजनीति में राज्य के जन्म, प्रकृति और कार्य व्यापार पर विचार किया जाता है। यह कार्य केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही संपन्न किया जा सकता है। यथार्थ हम इतिहास की कल्पना एक ऐसे सामग्री भंडार के रूप में कर सकते हैं जिससे
विभिन्न विज्ञानों ने अपने अपने लिए सामग्री प्राप्त की। इस प्रकार प्राणी विज्ञान तथा शारीरिक स्वच्छता संबंधी बातें भी इतिहास से ठीक उसी प्रकार ग्रहण की गई है जिस प्रकार अर्थशास्त्र, व्यापार और उद्योग संबंधी अनुभवों का ज्ञान इतिहास से प्राप्त किया है। इस दृष्टि से राजनीति इतिहास का परिमाण है और इतिहास का ज्ञान ही राजनीति का मूल आधार है। लेकिन इसी बात को सिद्ध करने के लिए फ्रीमैन का यह कथन, इसलिए इतिहास अतीत का राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है, केवल आंशिक सत्य है, क्योंकि समस्त इतिहास अतीत की राजनीति नहीं है। इस संबंध में यह कहना अधिक उचित होगा कि जिस प्रकार समाजशास्त्र और राजनीति एक दूसरे के पूरक विषय हैं, ठीक उसी भांति राजनीति और इतिहास भी अन्योन्मिश्रित विषय हैं। जैसा कि प्रोफेसर शीले ने लिखा है कि राजनीति उस समय पूर्णतः या सामान्य सारहीन हो जाते हैं जब वह इतिहास की सहायता से नहीं पढ़ी जाती और इतिहास का महत्व उस समय लुप्त हो जाती है जब अपनी राजनीतिक आत्मा को खो देती है। राजनीतिक आत्मविहीन इतिहास का साहित्य मात्र रह जाता है। इतिहास का अध्ययन राजनीति शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए विपुल महत्व का विषय है। सबसे प्रथम तो राजनीतिक संस्थाओं के उद्देश्य के निर्माण के लिए और पुनः उन उद्देश्यों की सृष्टि के लिए सर्वोत्तम साधन यह होगा कि उनको मान्यता तभी प्रदान की जाए जब वे वास्तविक की कसौटी पर खरे उतरें। जब हमसे यह कहा जाता है कि राज्य के मूल में सामाजिक नियंत्रण द्वारा मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने का सिद्धांत निहित है, तब हमारा प्रमाणों के लिए प्रश्न करना सर्वथा उचित है। राज्य के मूल में निहित उक्त सिद्धांत को प्रमाणित करने वाला कोई भी तथ्य है तो वह केवल इतिहास द्वारा ही हमें मिल सकता है। इस प्रकार दार्शनिक सिद्धांतों और धुन में बनाए गए विचारों के विरुद्ध इतिहास का आह्वान करते हैं। दूसरे मानवीय प्रयोगों के संग्रहित तथ्यों के रूप में इतिहास अनिवार्य त्रुटियों को संबोधित करने का उपादान है। किसी भी जात के जीवन में व्यक्ति के जीवन के समान अनुभव ही अतीत की गंभीर और महान भूलों के दोहराए जाने के संबंध में कोई सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह कहावत संकेत करती है कि मनुष्य अपनी भूलों के परिणामों को अनुभव करने के पश्चात बड़ा सतर्क हो जाता है। इसी प्रकार जातियां अपने गत अनुभवों के आधार पर सामाजिक परंपराएं जो इतिहास की पर्यायवाची है स्थापित करती है। इतिहास विद्वता का गुरुतम एवं महानतम अध्यापक है और अपने इस पद से वह समस्त सामाजिक शास्त्रों को सामग्री देता है। तीसरे, इतिहास का अध्ययन तथ्यदान एवं सामान्यीकरणों की परीक्षा करने के साधन के अतिरिक्त विचार क्षितिज विस्तृत बनाता है, भावना श्रृंखला को व्यापक एवं सशक्त बनाता है तथा जीवन की यथार्थताओं के प्रति एक प्रकार का विशिष्ट भाव, जिसे हम ऐतिहासिक चेतना की संज्ञा दे सकते हैं, उत्पन्न करता है। हमें उन घटनाओं के संबंधों का ज्ञान हो जाता है जो अन्यथा एक दूसरे से विलग प्रतीत होते हैं। आज बीते हुए कल और आगामी कल के बीच ऐसा
सूत्र रहता है जो परस्पर तीनों से संबंध स्थापित करता है। चौथी बात यह है कि किसी भी विषय को समझने तथा उसके अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम उस विषय का आरंभ तथा विकास भलीभांति समझें। पर्यवेक्षक की पद्धति राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसका बहुल मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। यही मत एरिस्टोटल का भी है। कोई भी राजनीतिक संस्था किसी राजनीतिक या दार्शनिक के मस्तिष्क में मनुष्य के किसी लक्ष्य विशेष की पूर्ति के लिए अकस्मात पहले किसी आवश्यक मूर्ति के लिए संस्था का जन्म होता है। उसका प्रारंभिक रूप अपूर्ण होता है, किंतु धीरे धीरे उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। या फिर कोई संस्था जहाँ उसका जन्म हुआ होता है वहाँ से ग्रहण कर ली जाती है और उसमें जहाँ उसका प्रयोग होता है वहाँ के निवासियों द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इसलिए इतिहास हमारी श्रद्धा का पात्र है। यह श्रद्धा और औपचारिक प्रदर्शन नहीं है, प्रत्युत इस भाव की प्रतीक है कि हम इतिहास को सर्वोच्च गुरु मानते हैं। राजनीति के अध्ययन को प्रगति की संकेत रेखा उस समय तक कैसे मिल सकती है जब तक हमारे सामने अतीत का विहंगम दृश्य न रहे और मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं और सफलताओं तथा उसके उत्थान एवं पतन की कथाएं ज्ञात न हो। लेकिन कुछ ऐसी भी व्यक्ति हैं जिनका विश्वास है कि इतिहास के मूल्य को अतिशय नहीं बढ़ाना चाहिए। उनका तर्क है कि इतिहास का अध्ययन करने से दृष्टि अनुदार हो जाती है। यह अनुदार दृष्टिकोण परिवर्तनात्मक विचारों की हत्या कर देती है। उदाहरण अर्थ बर्क ने तथ्यों के अध्ययन की आवश्यकता का दिग्दर्शन करा के तथ्यों के प्रदेश में अपने संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि हम सत्यों तथा तथ्यों को सर्वथा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। अस्तु जो कुछ है उसे सर्वोत्तम मानकर उसकी ग्रह्यता अनिवार्य नहीं की जा सकती है, परंतु इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों की पद्धतियों, दोनों के विषय क्षेत्र एवं दोनों के उद्देश्यों में अंतर है। इतिहासकार घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है, परंतु राजनीतिक उन घटनाओं का अध्ययन करके जिनका संबंध राज्य से है सामान्य नियम अथवा सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है। इतिहास सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि का अध्ययन करता है, परंतु राजनीति शास्त्र केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करता है। इतिहास केवल बताता है कि समाज कैसा रहा है और इस समय उसकी क्या दशा है, परंतु राजनीति शास्त्र उसमें आगे बढ़ता है और यह बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। राजनीति और अर्थशास्त्र। आज राजनीति का विद्यार्थी यदि अनुभव करने लगे कि वह पहले अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है तो उसका यह विचारना औचित्य की दृष्टि से असंगत नहीं है बतलाया जा सकता। हमारे कानों में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, साम्यवाद और समाजवाद, पूंजीवाद और फासिस्टवाद आदि की ध्वनियाँ पड़ करती हैं। जो व्यक्ति इन वादों का अध्ययन करता है स्वभावतः उसे यह अनुभूत होती है कि वह वस्तुतः अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा है। इन दो विज्ञानों की, राजनीति और अर्थशास्त्र की, यह अंतर्क्रियाएं बड़ी प्राचीन हैं
यथार्थ यूनानी लोग अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा करते थे। गत 18वीं शताब्दी तक में अर्थशास्त्र राजनीतिक दक्षता और कुशलता का एक अनिवार्य अंग समझा जाता था। यही कारण है कि प्रारंभिक लेखकों ने अर्थशास्त्र को राज्य विज्ञान का एक उपांग ही समझा है। आजकल हम लोग अर्थशास्त्र के प्रति सजग हो गए हैं। राजनीति विज्ञान के अनेक द्वार हैं। प्रथम, आर्थिक परिस्थितियों ने राजनैतिक संस्थाओं की रचना और निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया है। हम इतिहास की भौतिकतावादी टीका से असहमत हो उसे अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन यह कहने से कोई लाभ नहीं होता है कि उसमें सत्य का अंश ही नहीं। द्वितीय, आर्थिक दशा ही सरकार या शासन तंत्र की रूपरेखा को निश्चित करती है। अरस्तु ने सबसे पहले आर्थिक निश्चयवाद को स्थिर किया था। विचारों के अस्त व्यस्त होते हुए भी अरस्तु ने मूल सिद्धांत खोज लिए थे। उसने कहा था कि शासन तंत्र के निर्माण में संपत्ति का वितरण और वितरण की भांति ये दोनों तरह अत्यधिक विचारणीय हैं। किसी देश विदेश या स्थल विशेष के निवासियों की जीविका वहाँ के निवासियों की राजनीतिक योग्यता है और वहाँ के निवासियों की राजनीतिक मनोदशा को निर्धारित करती है। क्रांतियाँ वहाँ होती हैं जहाँ कुछ लोगों के पास अत्यधिक और कुछ के पास अत्यंत संपत्ति होती है। हम यह कह चुके हैं कि आधारभूत आर्थिक अंतर शासन तंत्र की रूपरेखा का पहला प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए समांतरवाद में भूमि संपत्ति का ह्रास नगरों की चल संपत्ति तुलना में एक तंत्रवाद को या संप्रभुतावान एक व्यक्ति को राजा या पद हो देता है। तृतीय, आजकल राज्य के विकास की स्थिति अत्यंत परिवर्तनशील आंचलों से होकर अग्रसर हो रही है। आजकल राज्य के कर्तव्यों में केवल शासन करना ही नहीं रहा है, प्रत्युत लोक कल्याण राज्य का प्राथमिक उद्देश्य बन गया है। हम लोग ऐसे युग में हैं जिसमें व्यापार, नौकरियां आदि सब शासन तंत्र के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं। गत पीढ़ी में वस्तुतः सरकार में उन कर्तव्यों में भी स्थिरतापूर्ण वृद्धि हुई जो अन्य राजनीतिक संस्थाओं को पूरे करने चाहिए थे। इटली और जर्मनी की तानाशाही शासन पद्धतियों को ही ले लीजिए अथवा रूस और चीन के शासन तंत्रों को उदाहरण मान लीजिए। चतुर्थ, आर्थिक परिस्थितियां विधि विधानों पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। प्रत्येक विधि में एक सामाजिक उद्देश्य होता है। इसमें उन व्यक्तियों के आर्थिक हित की संयुक्त है जो विधि विधानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार विधि सामाजिक उद्देश्य की बाह्य अभिव्यक्ति है। विशेषकर आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति इनके द्वारा होती है। नियमित न्यायदान व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है, किंतु उस व्यवस्था के साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर दिए जाते हैं। इस प्रकार विधियों का इतिहास आर्थिक इतिहास का सहकारी बन जाता है। विधि विकास की आर्थिक विकास से विलग नहीं किया जा सकता। अस्तु आर्थिक तत्व कारण होते हैं और
विधियां उनका फल होती है। पंचम आर्थिक दशाओं के प्रसंग में भी प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि की बातों पर कोई अर्थ हो सकता है। भूख से पीड़ित व्यक्ति में मताधिकार से उचित प्रयोग की आशा करना व्यर्थ है। स्वतंत्रता लास्की के मतानुसार रचनात्मक अवधारणा है, इसलिए विभिन्न स्वतंत्रताएं ऐसी दशाएं हैं जो व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करती है, किंतु यह अवसर वास्तविक होने चाहिए। अवसरों में आर्थिक तथ्यों का ध्यान में रखा जाना भी आवश्यक है। यही बात समझना है कि साथ ही भी लग होता है। जहाँ तक अधिकारों का संबंध है, यदि जीवन यापन के लिए आजीविका का आविष्कार नहीं हो तो वे अधिकार मृत्यु के आवाहन करने के अधिकार के रूप में है बदल जाएंगे। छठे, किसी भी समाज में धन का उत्पादन एवं वितरण उस समाज में स्थित शासन प्रणाली पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य और सोवियत संघ की आर्थिक प्रणाली में जो महान अंतर है वह इन दोनों राज्यों की परंपरा विरोधी राजनैतिक व्यवस्थाओं की अभिव्यक्ति है। सातवें, किसी भी राज्य का स्थायित्व उस राज्य के नागरिकों की आर्थिक संतुष्टि पर निर्भर करता है। यह बात निर्विवाद है कि आर्थिक कारणों से ही राजनैतिक क्रांतियां हुआ करती हैं। राजनीति और आचार शास्त्र। राजनीति शास्त्र और आचार शास्त्र का संबंध भी अत्यंत घनिष्ठ है। आचार शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो आचरण संबंधी बातों पर विचार करती है। इस शास्त्र में आचरण के भले बुरे होने पर विचार किया जाता है। जहाँ तक आचरण का संबंध है, राजनीति शास्त्र इसी अंश में आचार शास्त्र से संलग्न है। नैतिक विचारों का प्रादुर्भाव राज्य के मूल से अत्यंत घनिष्ठता से संबंधित है। दोनों का उदय ऐसे काल में हुआ जब परंपरा ही विधि थी और जब राजनीतिक विचारों में बहुत अधिक अंतर नहीं था। सभ्यता के विकास और व्यक्तिगत तथा दलीय हितों के पारंपरिक संघर्ष ने परंपरा के ध्यान पर एक ओर व्यक्तिगत नैतिकता और दूसरी ओर राजनैतिक नैतिकता अथवा विधि को जन्म दिया। उचित और अनुचित की सामाजिक एवं राजनीतिक परिभाषाएं भिन्न भिन्न थी। इतना पर भी विधि का नैतिकता से अंतरंग संबंध था। जब कोई नैतिक भाव बड़ा व्यापक हो जाता है और अपने उस व्यापकता के साथ सबल भी बन जाता है, तब वह फिर अंत में जाकर विधि का रूप धारण कर लेता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि विधियां भी नैतिक मानदंडों में संशोधन कर सकती हैं। यद्यपि नैतिकता और विधियों के बीच अंतर है, किंतु राजनैतिकता अंत में विधि में ही विलीन हो जाती है। यूनानी दार्शनिक ने आचार और राजनीति शास्त्र की संबद्धता स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली थी। वस्तुतः राजनीति यूनानियों की दृष्टि से आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही शास्त्र के दो पक्ष हैं। आचार शास्त्र का कर्तव्य व्यक्ति के लिए भले ही जीवन के नियमों का निर्धारण करना होता था, और राजनीति का कार्य यह था कि ऐसा सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखा जाए
जो आचार शास्त्र द्वारा अनुमोदित अच्छे जीवन निर्वाह की परिस्थितियों का वातावरण बना रखे। राजनीति का लक्ष्य अपने उद्देश्यों की सीमा से कहीं आगे जाकर आचार शास्त्र के क्षेत्र में पूरा होता है। यह लक्ष्य तभी पूर्ण हो सकता था जब उसके अनुकूल वातावरण का वर्णन होता है और इस वातावरण या अनुकूल परिस्थितियों की रचना अथवा निर्माण करना राजनीति का कर्तव्य था। प्लेटो तथा अरस्तु दोनों दार्शनिकों का निष्कर्ष यह था कि अन्य जिन जिन यूनानी विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया वे भी अंत में इसी परिणाम पर पहुँचे। आदर्शवादी दार्शनिक जैसे कांट, हीगल, ग्रीन, बोस्के इत्यादि तो स्वयं राज्य को एक नैतिक संस्था मानते थे। उनका विचार था कि राज्य एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को नैतिक बनाना है। रूसों की सामान्य इच्छा भी राजनीति की अपेक्षा नैतिकता से अधिक निकट थी। आधुनिक काल में आचार शास्त्र की राजनीति शास्त्र पर होने वाले प्रतिक्रिया ने एक विशिष्ट महत्व ग्रहण कर लिया है। सर्वप्रथम गत महायुद्धों में जो क्रूरतापूर्ण नित्य कृत्य हुए उन कृत्यों ने संसार की आत्मा को कंपायमान कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप समस्त अंतर्राष्ट्रीय विधियों का एक महत्वपूर्ण शास्त्र खड़ा हो गया जो आचार शास्त्र पर आधारित है। इनको अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विश्लेषण तक से संबोधित किया गया। द्वितीय आचार्य शास्त्र ने संवैधानिक स्वरूप में भी स्थान प्राप्त कर लिया। आयरलैंड और भारतीय संविधानों में उदाहरणार्थ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन ही बना लिया गया। भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में यह स्पष्ट कर लिया गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किंतु जो भी इसमें दिए गए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में उनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अरस्तु संविधान का यह भाग कर्तव्य या दूसरे शब्दों में आचार शास्त्र पर आधारित है। राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान। राजनीतिक गतिविधियां एवं क्रियाकलापों पर इधर कुछ वर्षों में भी मनोविज्ञान का अत्यंत सक्रिय प्रभाव पड़ा है, क्योंकि देश प्रजातांत्रिक हो गए हैं और जनमत के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए जनमत की निर्माण और उसको प्रभावित करने की पद्धतियों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचार कार्यों का उपयोग किया जाने लगा है। राजनीतिज्ञों द्वारा प्रचार के नवीनतम साधनों का उपयोग होने लगा। इस प्रयोग से राजनीति विज्ञानों और जनमत दोनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने लगा। इन साधनों ने शासकों को अधिकतम सत्ता प्रदान कर दी। आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का एक रेडियो भाषण जादू सा प्रभाव दिखलाता है। दूसरे देशवासियों की परंपराओं एवं आदर्शों के जो किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण तत्व कार्य करते हैं, पीछे एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि रहती है। तीसरे, राजनीतिक स्वार्थ एवं राजनीतिक दल आजकल पर्याप्त सीमा तक स्वभावतः मनोवैज्ञानिक होते हैं। आजकल किसी भी सफल राजनीतिज्ञ के लिए कुशल मनोवैज्ञानिक होना इस दृष्टि से बड़ा आवश्यक है। वह जनता की वास्तविक
मनोभावनाओं को भली भांति समझ सके। किसी भी विधि के सफल प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह विधि शासितों के मस्तिष्कों में बसे आदर्शों तथा नैतिक भावनाओं के प्रतिकूल न हो। चौथे, कूटनीतिक क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक आजकल बड़ा उपयोग हो गया है। किसी भी राष्ट्र के निवासियों का मनोदशा के अनुकूल एक लघुत्तम संकेत स्थिति में महत्तम परिवर्तन न ला सकता है। किसी भी राष्ट्र के सर्वे सर्वा या उच्चतम पदाधिकारी का अपने ही राज्य के किसी भी दूसरे देश में किसी जाने वाला दौरा मंत्री भाव पुष्ट करने का सर्वोत्तम सबलतम उपादान है तथा किसी राष्ट्र के अध्यक्ष के विरुद्ध कहा गया एक शब्द युद्ध का कारण बन सकता है। पांचवी बात यह है कि जाति संबंधी तथ्य इन राजनीतिक वास्तविकताओं को स्पष्ट करते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का शासन तंत्र एक स्थान पर क्यों सफल रहा और दूसरे स्थान पर क्यों असफल हो गया। छठी और अंतिम बात यह है कि आजकल प्रत्येक देश में सरकारें मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग की सिद्धि हेतु उदारपूर्वक प्रयोग करने लगी है। इनका प्रयोग सेना, नागरिक प्रशासन, न्यायालय आदि में बहुलता से होने लगी है। यही कारण है कि मनोविज्ञान के लिए यह कहा जाने लगा है कि उसने जीव विज्ञान का स्थान ग्रहण कर लिया। सारांश यह है कि राजनीति राज्य उसकी सत्ता और नियंत्रण तथा शासन तंत्र से संबद्ध है। राज्य के विचार की समस्या में उसके स्वभाव और विकास के प्रश्न उलझे हुए हैं। सत्ता, संप्रभुता आदि संबंधी समस्याओं पर विचार करते समय किसी भी विचार को मनोवैज्ञानिक तथ्य अनिवार्य प्रतीत होने लगता है। लेकिन राजनीति में मनोविज्ञान का प्रयोग सर्वथा आधुनिक काल की ही देन नहीं। अरस्तु के जून प्लेटिकोन, टॉमस एक्विनास के एनिमेंस सोशल एथ पालितकम आदि ग्रंथ उक्त कथन की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। राजनीति और मानव विज्ञान मनुष्य के सामाजिक जीवन को सारांश में तीन सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां या सिद्धांत में अलग अलग विभक्त किया जा सकता है। ये भाग इस प्रकार होंगे: सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, विलगीकरण की भावना का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत। मानव तीसरे सिद्धांत के तत्व प्रदान करता है। जहाँ तक मानव विज्ञान जातियों के आवयिक समीकरण, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंधों की समस्याओं को सुलझाता है, वहाँ तक वह राजनीति विज्ञान की समस्याओं के समाधान को प्रकाश दिखा लाता है। मानव विज्ञान मानवीय शास्त्र है। इस विद्या का कार्य पर्यवेक्षण और वास्तविकताओं का संग्रह करना है। सभी प्राणधारियों संबंधी संग्रहित तथ्यों को स्पष्ट करने और उनकी व्याख्या करने का कार्य भी इसी शास्त्र का है। इस प्रकार भूगोल और अंतरिक्ष विज्ञान की भांति मानव विज्ञान भी अपने अध्याय की सामग्री सभी अक्षांशों और देशांतरों से ग्रहण करता है। राजनीति शास्त्र और मानव शास्त्र तथा मानवांशिक शास्त्र एवं अंक शास्त्र। मानव शास्त्र उन संस्थाओं एवं नियमों की खोज करता है जो जातिगत और भौतिक अंतरों के कारण विभिन्न जातियों में पाए जाते हैं। शोध द्वारा शास्त्र का लक्ष्य यह रहता है कि वह जातीय सदस्यों और विशिष्ट राष्ट्रवासियों के राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन सफलतापूर्वक कर सके। गंभीर राजनीतिज्ञ और सत्य इतिहास के लिए मानव शास्त्र बड़ा आवश्यक और उपयोगी आधार है। जब यह इतिहास
को प्राकृतिक नियमों का आधार देता है, तब यह इतिहास के लिए आधार प्रसार का काम करता है। मानव विज्ञानी शास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि भौतिक व्यवस्था, मस्तिष्क की विशेषताओं और भौगोलिक वातावरण घटनाएं कितना निर्भर करती है। राजनीतिज्ञों को मानव विज्ञान शास्त्र किसी प्रदेश में रहने वाले निवासियों की क्षमताओं और सीमाओं को बतलाता है, और इस प्रकार जिन व्यक्तियों के साथ राजनीतिज्ञों को कार्य करना होता है उसकी योग्यता अयोग्यताओं से भी परिचित हो जाते हैं। मानव वास्तविक और मानव विज्ञान शास्त्रों का परस्पर वही संबंध है जो भूगोल का भूगर्भ शास्त्र से है। कुछ लेखकों का कहना है कि भूगोल राजनीति विज्ञान का अनुशासन है। यह कहना सर्वथा अनावश्यक ही होगा कि अंकशास्त्र का राजनीति से गहन संबंध है, क्योंकि आंकड़ों द्वारा ही राजनीतिक निष्कर्ष सरलतापूर्वक निकाले जा सकते हैं। जो कार्य लंबे लंबे वक्तव्यों द्वारा पूरा नहीं हो पाता उसे कुछ अंकों के उद्धरण अधिक प्रभावशाली रीति से पूरा कर लेते हैं। राजनीति और साहित्य। अभी तक हमने राजनीति तथा विज्ञान, विभिन्न विज्ञानों का पारस्परिक संबंध समझा था, लेकिन राजनीति का साहित्य से भी संबंध है। अधिकांश महान साहित्यिक आंदोलन राजनीतिक विचारों द्वारा होने वाले आंदोलन की आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं। रोमेंटिक आंदोलन ने रूस को प्रभावित किया। वर्ड्सवर्थ की भी उसने अछूते न रहे थे। वास्तविक साहित्य अपने युग का दर्पण होता है। कोई भी साहित्य अपनी छाया से विलग नहीं हो सकता, अर्थात युग का उस पर और उसका युग पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक महान विचारक अपने युग की आत्मकथा है। सोवियत संघ का साहित्य यदि ग्रेट ब्रिटेन के साहित्य की तुलना में देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। साहित्य की इस विविधता का कारण राजनीति है। इस ज्वलंत उदाहरण से साहित्य और राजनीति का पारस्परिक संबंध स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है।